नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं। आज की इस क्लास में मुख्य रूप से जो प्रश्न लिए गए हैं वह मांग डिमांड टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। 1 नंबर प्रश्न है, वह विशेष मात्रा जो वस्तु की एक विशेष कीमत पर खरीदी जाती है कहलाती है। क्या कहलाती है? मांग वक्र पर संचलन, मांगी गई मात्रा, मांग वक्र में खिसकाव। तो वह विशेष मात्रा जो वस्तु की एक विशेष कीमत पर खरीदी जाती है उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। मांगी गई मात्रा सी ऑप्शन में दिया गया है, सी सही है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, मांग का नियम अवश्य विफल हो जाता है। तो ऑप्शन ए निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में, बी सामान्य वस्तुओं की स्थिति में, डी गिफिन वस्तुओं की स्थिति में, इनमें से सभी। तो मांग का नियम जो है वह गिफिन वस्तुओं की स्थिति में विफल हो जाता है। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम मांगी गई मात्रा एवं वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं कीमत के बीच संबंध की बात करता है, जो वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं कीमत के बीच विपरीत संबंध की बात करता है, अर्थात ऋणात्मक संबंध की बात करता है। यह गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में लागू नहीं होता है, क्योंकि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में यह धनात्मक रूप का पाया जाता है। इसलिए मांग का नियम अवश्य विफल हो जाता है। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, मांग के नियम की मान्यताओं से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? वस्तु की अपनी स्थिर कीमत, उत्पादन की स्थिर लागत, ए तथा बी दोनों सही हैं। वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग के निर्धारक तत्व। तो मांग के नियम की मान्यताओं में वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग के निर्धारक तत्व को भी शामिल किया गया है। 3 का सही आंसर डी है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, बिजली की कीमत में वृद्धि के कारण बिजली उपकरणों की मांग क्या होती है? गिरती है, बढ़ती है, समान रहती है, कोई नहीं इनमें से। तो बिजली की कीमतों में वृद्धि के कारण बिजली उपकरणों की मांग जो है वह गिरती है। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। निम्न कोटि वस्तु की स्थिति में आय प्रभाव होता है। तो निम्न कोटि की वस्तु की स्थिति में आय प्रभाव जो होता है वह ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक ए ऑप्शन में दिया गया है। 5 का सही आंसर ए है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच का मान कैसा होता है? तो स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच का मान जो है वह धनात्मक होता है। अनंत, ऋणात्मक, शून्य, कोई नहीं। तो कोई नहीं हो जाएगा इसमें, क्योंकि यह होता है धनात्मक। स्थानापन्न वस्तु की मांग की आड़ी लोच जो है वह धनात्मक होती है। इसी प्रकार से अगर अनंत की बात की जाए तो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच अनंत होती है, और ऋणात्मक की बात की जाए तो पूरक वस्तुओं की मांग जो है मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है, और शून्य जो है स्वतंत्र वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच शून्य होती है। अगला है 7 नंबर प्रश्न। तो 6 का सही आंसर जो है वह धनात्मक होगा, और धनात्मक ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, पूरक वस्तु की स्थिति में मांग की आड़ी लोच का मान होता है। तो मांग की आड़ी लोच का मान पूरक वस्तु की स्थिति में ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक बी ऑप्शन में दिया गया है। शून्य स्वतंत्र वस्तु की स्थिति में होता है, धनात्मक स्थानापन्न वस्तु की स्थिति में होता है, शून्य पूछा गया है। तो पूरक वस्तु के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच का मान जो है वह ऋणात्मक होता है, और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु की मांग की आड़ी लोच का मान होता है। तो पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच का मान जो है वह अनंत होता है, और ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला स्वतंत्र वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच का मान होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच का मान जो है वह शून्य होता है। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है 1 से तो वस्तु है लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से कम लोचदार, इकाई के बराबर।
यदि मांग की लोच इकाई से ज़्यादा है तो वस्तुएं जो हैं इकाई से अधिक लोचदार होती हैं या कहलाती हैं। अगला, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है कीन्स को, रॉबिन्सन को, एडम स्मिथ को, रिकार्डो को। तो अर्थशास्त्र का पिता या जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, जिनकी किताब या पुस्तक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशन है। अगर प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक की बात की जाए तो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त को प्राचीन अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इनकी किताब का नाम अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न है, मांग का नियम लागू नहीं होता है कृषि वस्तुओं पर, औद्योगिक वस्तुओं पर, नाशवान वस्तुओं पर, दोनों ए तथा सी। तो मांग का नियम जो है वह कृषि वस्तुओं पर, नाशवान वस्तुओं पर अर्थात गिफिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। सही आंसर जो है ए तथा सी है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, मांग की कीमत लोच का सही सूत्र है। तो मांग की कीमत लोच का सही सूत्र जो है -P/Q इंटू डेल्टा Q/P, बी सही है, और C -1 मांग का ढाल गुणे P/Q, तो यह भी सही है, मतलब बी और सी दोनों सही, तो डी ऑप्शन सही है। अगला है 15 नंबर प्रश्न, मांग की लोच बताती है। मांग की लोच क्या बता रही है? वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में परिवर्तन की दिशा के बारे में, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में परिवर्तन की मात्रा के बारे में, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा के निरपेक्ष परिवर्तन के बारे में। तो मांग की लोच जो है वह वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में परिवर्तन के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से 15 का सही आंसर बी है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तब मांग की लोच होती है। तो जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच अनंत होती है। अनंत सी ऑप्शन में दिया गया है। इसको कह सकते हैं मांग की लोच पूर्णतः लोचदार है। और पूर्णतः लोचदार मांग वक्र जो है वह परफेक्ट कंपटीशन में पाया जाता है। अगर मांग के लोच के वर्गीकरण की बात की जाए तो मांग के लोच का वर्गीकरण जो है वह मुख्य रूप से 5 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पूर्णतः लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, बेलोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग को लिया गया है। अगर बेलोचदार मांग की बात की जाए जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है 1 से, अर्थात 1 ज़्यादा होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो बेलोचदार मांग की अगर बात की जाए तो परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में आनुपातिक परिवर्तन कम होता है तो ऐसी मांग वक्र को बेलोचदार मांग वक्र कहा जाता है। बेलोचदार मांग वक्र की मूल्य लोच इकाई से कम होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग लोच जो है वह बेलोचदार होती है, जिसमें क्या होता है कीमत घटने या कम होने से मांग बढ़ती है किंतु कीमत में कमी की अपेक्षा मांग कम बढ़ती है। इसमें कच्चा माल, प्राथमिक वस्तुएं, खाद्यान्न वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच जो है वह बेलोचदार होती है। यह मुख्य रूप से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि खाद्यान्न वस्तुओं या अनिवार्य वस्तुओं की मांग किस प्रकार की होती है। तो खाद्यान्न या अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है जो इकाई से कम होती है। इसी प्रकार से अगर लोचदार मांग की बात की जाए तो लोचदार मांग में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है इकाई से। तो परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो ऐसी मांग वक्र को लोचदार मांग वक्र कहा जाता है। लोचदार मांग वक्र में मांग की लोच जो है इकाई से अधिक होती है। बेलोचदार मांग वक्र में
मांग की लोच इकाई से कम होती है। विलासिता की वस्तुओं को की लोच जो है वह लोचदार होती है और इसमें विनिर्मित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो यह मांग की लोचदार मांग है। इसी प्रकार से एक है मांग की इकाई लोच या समलोचदार मांग, जिसमें मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होती है। तो परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है, जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन से मांग की मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन समान दर से होता है तो ऐसी मांग की लोच को सम मांग लोच कहा जाता है। आरामदायक वस्तुओं की लोच जो है वह इकाई लोचदार या समलोचदार होती है। इसी प्रकार से बेलोचदार पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र होता है। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र ई बराबर 0 के होता है, जिसमें पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र में कीमत बढ़े या घटे मांग जो है वह स्थिर ही रहती है। कीमत बढ़ने या घटने पर मांग जो है स्थिर रहती है और मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होता है पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र में। पूर्णतः बेलोचदार मांग जो है नमक की होती है। इसी प्रकार से पूर्णतः लोचदार मांग वक्र पूर्णतः लोचदार मांग वक्र में ई बराबर अनंत होता है और इसमें मांग बढ़े चाहे घटे कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कीमत स्थिर होती है। कीमत में थोड़ा परिवर्तन से मांग मात्रा शून्य हो जाती है और अति विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच जो है वह पूर्णतः लोचदार होती है। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग और पूर्णतः लोचदार मांग व्यवहारिक जीवन में देखने को नहीं मिलती है। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र जो है एक्स अक्ष के समांतर होती है मांग का आरेख और पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र में मांग वक्र का आरेख वाई अक्ष के समांतर होता है। तो इस प्रकार से यह मांग का वर्गीकरण था। अगला प्रश्न है 17 नंबर। तो यहाँ 16 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है क्या है, पूछा गया है जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तब मांग की लोच होती है। तो एक्स अक्ष के समांतर होने पर मांग की लोच जो है वह अनंत होती है। सी आंसर सही है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, ये एक आयताकार अतिपरवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच होती है। तो सभी बिंदुओं पर मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होती है। सभी बिंदुओं पर मांग की लोच जो है वह इकाई के बराबर होती है। यह आयताकार अतिपरवलय मांग की लोच है, इकाई के बराबर ए में दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बहुलक बराबर जेड बराबर कह सकते हैं 3m-2x बार। तो यह सी में दिया गया है। तो 17 का सही आंसर सी है, 18 का सही आंसर सी है। अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्न चित्र में प्रस्तुत है। तो चित्र में क्या प्रस्तुत है, जब कीमत OP1 थी तब मांग जो है OM1 मात्रा की जा रही थी। अब कीमत घटकर OP0 हो गई है तो मांग OP1 या ऐसे कह सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत OP0 थी तब वस्तु की मांग OM0 की जा रही थी। कीमत बढ़कर जब OP1 हो गई है तो मांग घटकर OM1 हो गई है। तो इस प्रकार से यह मांग में एक प्रकार से संकुचन की बात करता है। और अगर इसी को विपरीत करके अध्ययन किया जाए कि जब वस्तु की कीमत OP1 थी तब उपभोक्ता OM1 वस्तु की मात्रा मांग करता था और कीमत जब घटकर OP0 हो गई तो उपभोक्ता वस्तु की OM0 मात्रा की मांग करता है। तो यह मांग का विस्तार हो जाता। तो यहाँ पहले जो अध्ययन किया गया था वह मांग के संकुचन की बात करता है। निम्न सारणी में जो लोच है वह ज्ञात करने का डेल्टा क्यू ई बराबर डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान
क्योंकि उससे निकालेंगे तो यह अनंत आ जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। इस प्रकार से आज के इस प्रश्न में हम लोगों ने 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन किया जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।